हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 की, हमारी साइंस की किताब का 6th क्लास। ये चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर। और सामान्य तौर पर हम समझते हैं हमारी बॉडी में कैसे जॉइंट्स होते हैं, कैसी मूवमेंट्स होती हैं। इसी के ऊपर उन्होंने लाइट डाली है इस चैप्टर में। और ज्यादा फर्दर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें, आपकी बॉडी में कहीं पर बेंडिंग एबिलिटीज हैं, कहीं पर मूविंग एबिलिटीज हैं, कहीं पर नहीं है। आप क्रिकेट में जब बॉलिंग करते हैं तो आपका जो हाथ है, ये जो एल्बो है, या आपकी हाथ पूरा सर्कल में घूम जाता है। उसी जगह आपका जो पैर है, उसकी लिमिटेशन है कि वो आगे तो पूरा आगे तक जा सकता है, पीछे नहीं जाता। साथ में आप देखेंगे कि आपका जो सर है, ये लेफ्ट और राइट घूम सकता है, हल्का सा पीछे और आगे भी झुक सकता है, लेकिन पूरा 360 डिग्री जैसा आपका हाथ घूम जाता है वैसा आपका सर नहीं घूम सकता। उसके लिए हमें रजनीकांत को बुलाना होगा। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह समझने वाली है कि कितने प्रकार के जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट जिसके ऊपर यहां पर बात की गई, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इस जॉइंट को इन्हें एक्सपेरिमेंट करके भी बताने की कोशिश की है। इन्होंने किताब में दिया है कि आप एक कटोरा लें, कटोरे में एक बॉल रखें, बॉल के ऊपर आप सिलेंड्रिकल कागज का एक पीस चिपका दें, और उसको जब आप बॉल में को उस कटोरे के अंदर घुमाएंगे तो आपको जो समझ में आने वाला जो मोशन होगा, जो कॉन्टैक्ट का मोशन है, वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मोशन होगा, जो आपके आर्म्स में होता है, जो आपके हाथ में होता है। इस तरीके से आप इसको कटोरा इमेजिन करिए, कटोरे में बॉल को आप जब घुमा रहे हैं सिलेंडर को थ्रू, तो आपको जो फील आएगी वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। यहाँ पर एक बॉल है और ये सॉकेट है, इस तरीके से पूरा कनेक्शन बनता है। यहाँ पर हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में समझ में आ गया। और इसकी खासियत यह है कि ये पूरे डायरेक्शन में घूम सकता है। पिक्चरों में आपने देखा होगा लोगों का कंधा उतर जाता है, वो भी इसीलिए होता है जब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में से ये जो सॉकेट है इससे बॉल बाहर आ जाए तो आपका कंधा उतर जाता है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट जॉइंट की बात की, पाइवट जॉइंट, जिसकी मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो सर है वो आगे और पीछे झुक सकता है, लेफ्ट और राइट देख सकता है, पर पूरा 360 डिग्री जैसा हमारा हाथ घूम जाता है वैसा 360 डिग्री हमारा सर नहीं घूमता। ये इसलिए क्योंकि सर में जो जॉइंट है उसको पाइवट जॉइंट कहते हैं। आपके हाथों में जो जॉइंट है वो जॉइंट हमने देख लिया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पाइवट जॉइंट की हमने बात कर ली, जो आपका सर जिस तरीके से कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड से या फिर आपके वर्टिब्रल कॉलम से, वो आपका पाइवट जॉइंट है। हिंज जॉइंट्स के बारे में बताया गया है। हिंज जॉइंट्स किस तरीके के होते हैं, जैसे कि आप बात करें, आपका जो लोअर जॉ है वो भी एक एग्जांपल है हिंज जॉइंट का, जिसमें आप कहते हैं पीछे का तो मोशन होता है लेकिन फॉरवर्ड मोशन नहीं होता। फॉरवर्ड मोशन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें आगे पीछे आप टू एंड फ्रो मोशन तो करें। जैसे आपका हिंज मोशन के लिए मैं कहूंगा दरवाजा सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आप उसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, इस तरीके का बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। हैंड टाइप जो आपका बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट है वो चीज नहीं होती है यहाँ पर। फिक्स जॉइंट्स की मूवमेंट की बात करें, फिक्स जॉइंट जो है, जैसे आपका जो अपर जॉ है ये फिक्स है, ये आप कितना भी हिलाएं, ये हिलाने की कोशिश करें, हिलाने की कोशिश मत करना। अगर आप देखेंगे तो फिक्स रहता है, वो मूव नहीं होता। आपका लोअर जॉइंट बस है वही मूव होता है, जो कि एक एग्जांपल है हिंज जॉइंट का। हाथ पैरों में भी जो है वो हिंज जॉइंट्स है आपके। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका नी है ये भी हिंज जॉइंट है। यहाँ पर लिमिट है, ये आपका सीधा होगा 180 डिग्री पर आएगा और फिर उसके बाद पीछे जाएगा। मतलब इस तरीके का, जैसे दरवाजा खुलता बंद होता है इस तरीके का मोशन आपको देखने मिलता है हिंज जॉइंट में। कलाइयों में भी यही सेम कहानी है, ये भी आगे पीछे होती है। और यहाँ पर भी एक सेंस ऑफ रोटेशन है, लेकिन एक परफेक्ट रोटेशन जो 360 डिग्री हो जाता है आपके आर्म्स में, वो चीज यहाँ पर नहीं होती। तो आपको मैंने समझाया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट्स एंड फिक्स जॉइंट्स। स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। शुरुआती दौर में मैंने डिस्कशंस की हमारे हिस्ट्री क्लास में कि चरक ने बताया था कि 360 बोन्स होती हैं। बाद में पता चला कि इन्होंने टीथ और आपकी जो ईयर लोब्स हैं या फिर हेड की जो स्किन है, हेड की जो बोन्स हैं, उन सबको कैलकुलेट करके 360 का आंकड़ा लेकर आए थे। हम मानते हैं या फिर हम जानते हैं कि हमें 206 बोन्स होती हैं ह्यूमंस की बॉडी में 206 बोन्स होती है। शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी 305 हड्डियां होती है, जिसमें से अगर आप देखें तो कुछ हड्डियां अलग अलग होती हैं। जैसे आपका जो स्कल है उसकी हड्डियां अलग अलग पीसेस में होती हैं, वो बाद में आगे जाकर इकट्ठी होकर एक हड्डी बन जाती है। इसीलिए बच्चों का सर बांध दिया जाता है ताकि उनकी सर की हड्डियां अच्छी तरीके से जुड़ पाएं। और जैसे ही उनकी सर की हड्डियां जुड़ती हैं उसके बाद उनके ब्रेन का प्रोग्रेस चालू होता है, ग्रोथ चालू होता है। तभी बच्चा जब पैदा होता है सिर्फ उसको रोना आता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जो आपकी स्कल की बोन्स है वो जुड़ जाती हैं, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तब वो बोलना चालू करता है। अपना जो मोटरी सेंसेस है, चलना है, बोलना है, खाना पीना, ये सारी चीजें धीरे धीरे इसीलिए बाद में चालू होती हैं क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो जब तक एक सेफ्टी कॉइलिंग में नहीं आएगा, एक प्रोटेक्शन में नहीं आएगा, तब तक उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली। तो आपकी चाहे आप ईयर की बोन्स की कहें, ईयर में कुछ बोन्स होती हैं एक स्पेशल टाइप की, उनके बारे में बात करें, वो भी उस टाइम पे जुड़ी नहीं होती, वो भी अटैच नहीं होती हैं।
इसीलिए 305 बोन्स हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है 206 बोन्स हो जाती है उसकी। कुछ बोन्स जो है वो एक साथ मिल जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने के बाद बोन्स की गिनती कम हो जाती है। आगे हम कुछ और बोन्स की बात करें, जैसे आपके हाथ की जो उंगलियां हैं, आप छूकर देखें उनको, आप फील कर सकते हैं। आप फील करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल बोन्स हैं, छोटी छोटी हड्डियां हैं, छोटी छोटी हड्डियों को साथ में जोड़ दिया गया है, उससे आपकी हाथ की उंगलियां बनी है, जिनको आप कार्पेल कहते हैं। ये पर्टिकुलर टर्म है जो यूज होता है। उसके बाद आप अपनी रीढ़ की हड्डी की बात करें, इनको आप वर्टिब्रे कहते हैं, और ये 33 होते हैं। 33 वर्टिब्रेस मिलके आपका वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है जिसके अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड चलती है, और ये 33 होते हैं। आपको नंबर याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा हमें नंबर का आइडिया रहता है तो काफी फायदा हो जाता है, और थोड़ा सा डेटा है, थोड़ा सा फैक्ट है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं। रिब केज की बात करें तो रिब केज काफी इंपॉर्टेंट है। रिब केज में आप जानते हैं इसके अंदर ही ये आपके प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, लंग्स को। ये कनेक्टेड होता है, आगे आप देखेंगे तो आगे यहाँ पे आगे कनेक्टेड है चेस्ट बोन से, और पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम जो है उससे कनेक्टेड होता है, और ये नंबर में होते हैं 12। इस तरीके का केज होता है, आप समझ रहे हैं, पिंजड़े जैसा होगा, आप देखेंगे पिंजड़ा जैसा, आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए इसका नाम है रिब केज। ये 12 होते हैं हर साइड में, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, इस तरीके से। फिर आप बात करें शोल्डर बोन की, जब भी आप कभी मसल फ्लैक्सिंग करते हैं या फिर आप दीवार पर दोनों हाथ रख के जोर लगाएंगे दीवार पे, तो आपकी जो शोल्डर बोन्स है वो आपको इफेक्टिवली फील हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, मतलब दूसरे पर्सन को, आप तो जोर लगा रहे होंगे दीवार पे। तो 2 बोन्स होती है हमारी बैक में, शोल्डर बोन्स कहते हैं जिनको। आपने कभी फील भी किया होगा, जो आपके पतले काफी स्किनी दोस्त होते हैं उनका आप देखेंगे तो वो शोल्डर बोन काफी आसानी से आप फील कर सकते हैं। अब पेल्विक बोन की बात करें तो पेल्विक बोन, इसको आप कह सकते हैं जो आपकी तशरीफ है, जिससे आप बैठते हैं, जिसको हम उर्दू में तशरीफ कहते हैं, और पुष्ट या फिर पुट्ठा कहते हैं हम सामान्य हिंदी में। वो जो आपका स्टमक के नीचे का एरिया है उसमें ये बोन्स होती हैं जिसको आप पेल्विक बोन्स कहते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट टाइप का मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा। ये आपकी पेल्विक बोन्स हो गई। और स्कल बोन, स्कल बोन मैंने आपको बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं, बाद में जाके इंटीग्रेट होती है, फ्यूज हो जाती हैं और एक हड्डी बन जाती है, और उसके बाद आपके ब्रेन का डेवलपमेंट चालू होता है। जो आपकी स्कल बोन्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं हर बोन के सिस्टम का एक प्रोटेक्शन का भी काम था। जैसे रिब केज है वो आपके हार्ट को और आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल के जो बोन्स है वो आपके तमाम जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। एक और खास प्रकार की बोन्स जिनके बारे में हम बात करेंगे, बोन्स आपने देखा है काफी कड़क होती हैं, काफी स्टिफ होती हैं, लेकिन ये जो खासियत है इसकी जो बोन्स है ये काफी आपको सॉफ्ट दिखेंगी, इतनी कड़क भी नहीं होंगी और इतनी ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होंगी, ये बेंड भी हो जाएंगी। इनको आप कहते हैं कार्टिलेजेस। ये कार्टिलेजेस जो बोन्स है आप फील कर सकते हैं, जब अपने ईयर के जो अपर साइड है इसको आप टच करेंगे, इसको आप फील करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना सॉफ्ट भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है इन कंपेरिजन टू ईयर ईयर लोब। यहाँ जहाँ हम इयरिंग्स वगैरह पहनते हैं यहाँ को आप टच करके इसको टच करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यू कैन फील द चेंज व्हेन यू टच बोथ दीज प्लेसेस। अब बात करते हैं मसल्स की। मसल्स बड़ा ही शानदार स्टडी है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्टडीज की गई हैं, क्योंकि अब बॉडी बिल्डिंग में भी इसका एक एंगल है। दूसरी बात, अब मसल की स्टडीज जो होती हैं उनमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मसल्स हमेशा आप देखेंगे जोड़ों में होता है, पेयर्स में होता है, जैसे आपके जूते होते हैं, जैसे आपके इयरिंग्स होते हैं, उसी तरीके से जोड़े में आपके मसल्स होते हैं। एक मसल जब खिंचता है, एक मसल जब स्ट्रेच होगा, दूसरा मसल जो होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर आप देखिए ये वाला स्ट्रेच हो रहा है तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए ये उभार आ रहा है, ये मछली की तरह ये बल्ज आउट हो रहा है ये पोर्शन। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक पोर्शन जो है उसमें उभार आएगा, वो सोलन होगा, तो दूसरा जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। इस तरीके से दोनों काम चलते हैं। एक छोटा होगा तो स्टिफ हो जाएगा और थिक हो जाएगा। ये आपने देखा होगा जब आप मसल्स को फ्लेक्स करते हैं, जब आप बॉडी दिखाते हैं, मसल्स को फ्लेक्स करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, किसी चीज को उठा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मसल आपके श्रिंक हो जाएंगे और दूसरे आपके स्ट्रेच हो जाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे ये छोटे से एरिया में आने की वजह से बल्ज बन जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ये बल्ज बन जाएगा, और यहाँ पे ये स्ट्रेच हो जाएंगे तो ये सीधे हो जाएंगे, लीनियर हो जाएंगे, और ये हड्डी को पकड़ के रखते हैं और खींच के रखते हैं। इसी वजह से आप जब देखेंगे कि जो मेहनत के काम होते हैं उसमें आपके मसल्स जो है वो स्वलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं या हल्का सा फूल से जाते हैं। अब मैंने पेयर्स के बारे में तो बात कर दी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो ये मसल्स हैं ये हड्डी को पकड़े रहते हैं। जब आपको अपोजिट डायरेक्शन में बोन्स को मूव करते हैं तो जो रिलैक्स मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या करने वाले हैं, हड्डी को खींचने वाले हैं अपनी तरफ और उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने वाले। और उसके बाद दूसरा जो मसल होने वाला है वो रिलैक्स करेगा। एक मसल जो है वो हड्डी को खींच के पोजीशन में लाएगा। जैसे आप समझिए आपका आर्म का मसल है, तो जब आप इस तरीके से खींचेंगे तो आपका ये जो आर्म है यहाँ पर आपका ये यहाँ पर ये उठने वाला है,
यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसलिए बर्जिंग पोर्शन आ जाएगा, लेकिन जो नीचे का मसल होगा वो रिलैक्स कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस मसल में स्ट्रेस है, नीचे वाले मसल में रिलैक्सिंग सिचुएशन है। तो इस तरीके से मसल्स काम करते हैं एक ग्रुप में, एक पेयर में। यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको याद रखना है कि मसल आपके सिर्फ पुल कर सकते हैं, बोन को पुश नहीं कर सकते, धक्का नहीं दे सकते, सिर्फ खींच सकते हैं। इसीलिए दो मसल्स को साथ में काम करना पड़ता है ताकि वो हड्डी को घुमा पाए, हड्डी को चला पाए। तो फॉर मूविंग ऑफ द बोन्स व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आपके मसल जो है दे वर्क इन पेयर, ताकि एक पुश पुल मोशंस का कॉम्बिनेशन हो पाए। आगे देखते हैं तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर आ जाएगा ये समझना कि दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। क्या हड्डियां सबके लिए जरूरी है? क्या मसल सबके लिए जरूरी है? अगर हड्डियां या मसल नहीं है तो क्या होने वाला है? इसके पहले हम कोशिश करते हैं एक वीडियो के द्वारा, एक एनिमेटेड वीडियो के द्वारा समझें कि मसल्स और ये जॉइंट्स कैसे काम करते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आपकी बॉडी मूवमेंट के बारे में बात की गई, किस तरीके से आपकी बॉडी मूव हो रही है, ये सारी चीजें यहां पर दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना, देखिए आपकी जो बॉडी है ये पेल्विक मसल्स की वजह से आप आगे झुक पा रहे हैं, पैर आपके ऊपर नीचे का मोशन कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें यहां पर आपको समझ में आती है। डायग्राम्स भी हमने यहां पर रखे हैं ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आप इस वीडियो को देखिए। ये आपके नी कैप हो गए, नी कैप के मसल्स हैं, ये कैसे टाइप के मसल्स हैं ये हमें बताया जाएगा। यहां पर आपको नी कैप दिख रहा होगा, ये तीन जॉइंट्स हो गए, एक आपका नीज का हो गया, एक आपका शोल्डर का जॉइंट हो गया और एक आपके एंकल रिस्ट हो गए। अब टाइप ऑफ जॉइंट जो हमने पहले समराइज कर लिए है, एक होते हैं इमूवेबल और एक होते हैं मूवेबल। जैसे आपका जो स्कल है वो इमूवेबल जॉइंट है, जिसमें बॉडी पार्ट्स का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्कल उसका एग्जांपल हो गया। फिर मूवेबल में आपके देखिए किस तरीके से आपका, चाहे ये जो पाइवट जॉइंट है उसकी बात कर लें, या फिर आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की बात करें या हिंज जॉइंट्स की बात करें, ये सारे जो पेल्विक जॉइंट्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मूवमेंट है। अब हम एक एक करके सारे जॉइंट्स देखने वाले हैं। हिंज जॉइंट्स जो आपके दरवाजे का कब्जा होता है, दरवाजे की हिंज होती है, उसी तरीके से ये आपका खुलना और बंद होने का काम ये हिंज जॉइंट्स में होता है, और ये आपको आपके पैरों में नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये पैर जो खुल रहे हैं, यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ये आपका हिंज जॉइंट मोशन है। जब आप दौड़ते हैं, जब आप चलते हैं तो हिंज जॉइंट मोशन सीन में आ जाता है। ये आपके एल्बोज और नीज में हिंज जॉइंट होगा। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था पेल्विक जॉइंट के बारे में। यहां पर बॉल एंड सॉकेट मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से एक कटोरी में अगर आप बॉल को घुमाते हैं वो वाली चीज। तो एक कप शेप्ड सॉकेट होगा, उसके साथ आपकी एक बॉल होगी, उसके साथ एक सॉकेट जॉइंट होगा, ये आपकी पेल्विक मोशन होने वाला है। जो हिप जॉइंट है और आपकी शोल्डर जॉइंट्स है, ये दोनों आपके बॉल एंड सॉकेट कॉम्बिनेशन है। आगे हम पाइवट जॉइंट की बात करेंगे। जो पाइवट जॉइंट है यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पाइवट का मतलब होता है एक पॉइंट के ऊपर दूसरी चीज मोशन करती है, मूव करती है। पाइवट का एग्जांपल आप देख सकते हैं, कुछ झूले होते हैं, झूले इस तरीके से मूव करते हैं, और घड़ी का जो कांटा होता है वो भी एक पाइवट पे, एक पॉइंट पे, एक धुरी पर घूमता है। पाइवट का मतलब हिंदी में होता है धुरी। जैसे हड्डी है, जो आपकी नेक जॉइंट है वो भी पाइवट का काम कर रही है, क्योंकि हड्डी जो है एक जगह फिक्स है, उसके ऊपर आपका जो स्कल है वो घूम रहा है ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट। अब हम बात करेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट्स के बारे में। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स में आप देखेंगे कि यहां पर जैसे दो स्लैब्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं, हर डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शंस में आपके स्लैब्स स्लाइड हो रहे हैं। उसी तरीके से यहां पर पैर का जो हिस्सा है, पैर का जो जॉइंट है वो आपका बैक फॉरवर्ड स्लाइड अवे, यहां पर इस तरफ लेफ्ट राइट हर जगह स्लाइड कर सकता है। ये जॉइंट्स आपको एंकल्स में और रिस्ट में देखने मिलेंगे, जो आपकी कलाई है और जो आपके एंकल्स है वहां पर। अब एक और जॉइंट्स के बारे में पूछा गया है, ये होते हैं लिगामेंट्स, जो कि आपके बोन्स को पकड़ कर रखते हैं साथ में। इसके बारे में हम, और कार्टिलेजेस,
लिगामेंट्स और कार्टिलेजेस ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन में ये चीज देखी जाती है, जब उनको इंजरीज होती हैं तो उनके लिगामेंट्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं। आपकी जब बोन्स डैमेज होती हैं तब भी आप एक्सरे थेरेपी के द्वारा आप पता करते हैं कि कौन सी बोन डैमेज है या फिर क्या इशू है अंदर। तो हमने वीडियो के द्वारा समझा कि तमाम तरीके के जॉइंट्स कैसे होते हैं, चाहे आप बात करें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, पाइवट जॉइंट की, स्कल जॉइंट्स की, ये तमाम ग्लाइडिंग जॉइंट्स सारे हमने पढ़ दिए और वीडियो के द्वारा समझ भी लिए। अब हम बात करते हैं क्या हड्डियां या मसल्स के बिना ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते, क्या मोशन के लिए ये बिल्कुल ज्यादा जरूरी है, इंडिस्पेंसिबल है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म का। क्या अर्थवॉर्म के पास हड्डियां होती है? आपने बचपन में देखा होगा बारिश में बहुत सारे अर्थवॉर्म्स आपके रोड पे या घरों में दिख जाते हैं। उनमें हड्डियां नहीं होती, आपने देखा होगा उनमें हड्डी नहीं होती। उनकी बॉडी में एक खासियत होती है मसल्स। उनके पास एक मसल कॉम्बिनेशन होता है, जो मसल्स इस तरीके से ये रिंग शेप में होते हैं और ये मसल्स को स्ट्रेच कर लेते हैं। ये स्ट्रेच करेंगे और इन मसल्स को आप ब्रिसल्स कहते हैं, और ये आपके स्ट्रेच करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से मोशन होने वाला है अर्थवॉर्म्स का। और अर्थवॉर्म्स आपको पर्टिकुलरली मिलने वाले सॉइल में, क्योंकि सॉइल अच्छा खासा रेजिस्टेंस शो करता है, जिसकी वजह से इनका मोशन आसान हो जाता है। आगे स्नेल की बात करें, जिसको आप घोंगा कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि यहां पर आपको दिखेगा एक आउटर स्कल। ये जो स्कल है ये स्केलेटन नहीं है, ये एक शेल है, ये एक कोटिंग है, जिसको आपने देखा होगा कभी आप इस पे कुछ भी टच करते हैं तो ये इसके अंदर घुस जाता है। ये उसके प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, लेकिन ये हड्डियों की जैसा नहीं बना है। ये एक सिंगल यूनिट है और ये कहीं भी इसको मोशन में हेल्प नहीं करेगा, ये बस उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये थिक स्ट्रक्चर है और ये माना जाता है ये इसका पैर का हिस्सा है। ये थिक स्ट्रक्चर है, ये पैर का हिस्सा है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना हुआ है, और इससे इसी पैर के द्वारा ये आगे रेंगता हुआ घूमता है। तो ये पूरा जो सेक्शन है ये पूरा उसका पैर का हिस्सा है, जिसकी वजह से ये पूरा घोंगा या स्नेल आपका आगे बढ़ता है। साथ में आप देखें सांप के बारे में। ये सांप बड़ा ही यूनिक फीचर है, क्योंकि सांप जब चलता है तो इस तरीके से सर्पेंटाइन मोशन कहते हैं इसको, अलग से नाम ही इसका सर्पेंटाइन मोशन, बक्र आकार। आप देखेंगे सांप की तरह चलना। तो सांप की खासियत यह है कि सांप के पास बैकबोन भी होती है और उसके मसल्स बड़े छोटे छोटे होते हैं जो दूर दूर हैं, लेकिन वो काफी अच्छे तरीके से काफी वेल कनेक्टेड होते हैं बैकबोन से, जिसकी वजह से ये लूप फॉर्म करता है। इसकी बॉडी जो है पूरी लूप फॉर्म्स करेगी और लूप के फॉर्म में मूव करेगा। लूप आप समझते हैं, इस तरीके से लूप फॉर्म करेगा और लूप के फॉर्म में बढ़ने वाला है। इसी वजह से काफी तेज चलता है, लेकिन ये सीधा नहीं चल पाता है, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। जनरली आप देखेंगे जो आपके अर्थवॉर्म है या फिर स्नेल्स हैं, ये फिर भी स्ट्रेट लाइन में चल सकते हैं, लेकिन स्नेक्स जो है ये लूप फॉर्म में काफी आगे बढ़ते हैं और ये सीधे नहीं चलते। कभी भी आप देखेंगे यहां वहां भागते। कॉकरोच, इसका भी बहुत ही शानदार फीचर है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 पैर होते हैं इसके। कभी आपने देखा होगा कॉकरोच अगर घर में, अगर नहीं देखा तो आप उसको पकड़ के ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कॉकरोच जो है उसके 6 पैर होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग है। ये जो चलने के काम आ रहे हैं, साथ में इसकी बॉडी में पंख भी होते हैं। कॉकरोच उड़ भी सकता है, अगर आपको बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा या ऑब्जर्व नहीं किया होगा। कॉकरोच उड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, इनमें काफी फायदा है इस चीज का। साथ में इनकी बॉडी में एक आउटर स्केलेटन होता है जो उनको काफी स्ट्रेंथ भी देता है और इनकी मूवमेंट में भी काफी हेल्प करता है। प्लेट्स की तरह होती है इनकी स्केलेटन। हमारी स्केलेटन में बोन्स होते हैं, इनकी स्केलेटन में नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी, शील्ड टाइप प्लेट होती है। इसीलिए कॉकरोच को आप कभी भी देखेंगे कोई भी चीज चुभाना है या उसको मारना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग प्लेट्स होती हैं कनेक्टेड। इनमें मसल्स होते हैं पर्टिकुलरली लेग के पास में, जो वॉकिंग में हेल्प करते हैं, और जो बॉडी के पास मसल्स होते हैं जो विंग से कनेक्टेड है, वो उनको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। ये जो आउटर स्केलेटन है जिसको प्लेट्स के फॉर्म में देखते हैं, इसको एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। और यही एक्सोस्केलेटन आपको चींटियों में भी देखने मिलता है, जिसकी वजह से चींटी अपने से 8 गुना ज्यादा भारी सामान उठा सकती है। ये एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी है जो आज के समय में बड़ी बड़ी फॉरेन या फिर आपके एडवांस कंट्रीज की जो आर्मीज हैं ये यूज कर रही हैं, ताकि एक आदमी की लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। बर्ड्स के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो तैर भी लेती हैं, उड़ भी लेती हैं। उनकी क्या खासियत होती है? उनके पैर जो होते हैं वो वेब्ड टोज होते हैं। साथ में आप देखेंगे कि जो उनकी बोन्स है, ये लिम्स में इस तरीके की बोन्स होती हैं जो स्पेशली मॉडिफाइड रहती हैं, और इन्हीं के ऊपर उनके पंख आ जाते हैं। जो आपकी ब्रेस्ट बोन रहने वाली है बर्ड की, वो प्रोटेक्ट करने वाली है इनको, और जब उड़ते समय जो फोर्स लगने वाली है उससे जो बॉडी है उसको अच्छे खासा प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन देने वाली है ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो यहाँ पर मसल्स इस बोन को पकड़े रहते हैं। अब फिश की बात करते हैं, तो फिश से आपको एक बात याद आनी चाहिए। बचपन में हम सब ने बारिश में नाव बनाकर उड़ाई, ये बहाई होगी कागज की। जब आप नाव को सीधे पॉइंट से, मतलब जो आपकी नाव के कोने हैं, वहां से आप पानी के लहर में बहाते हैं तो बड़े आराम से बह जाती है।
लेकिन अगर आप पानी की लहर में नाव को इस तरीके से रख दें तो आपकी नाव सीधे तरीके से नहीं बह पाएगी। और इस सिस्टम को कहते हैं, आप इस लहर में या फिर इस धारा में उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, एक फॉर्म में, एक लाइन में लेके आ रहे हैं। और यहीं से आपको जो फिश की डिजाइन है बेसिक, उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फिश की डिजाइन है स्ट्रीमलाइन डिजाइन होती है, जिसकी वजह से ये बड़ी आसानी से अपना रास्ता पानी में बना सकती है। साथ में इनके पास जो फिन्स होते हैं ये भी काफी मदद करते हैं। फिन्स और टेल्स इनके डायरेक्शन को लेफ्ट राइट मूव करने में काम करती हैं, और ये जो फिन्स हैं ये इनको प्रोपल्शन देते हैं, आगे बढ़ने में काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फिशेस मूव करती हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था, जिसमें हमने एक एनिमेशन के द्वारा भी जॉइंट्स को समझने की कोशिश की, साथ में जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे स्नेल है, कॉकरोच है, फिश है या स्नेक है, उनमें भी कैसी मूवमेंट होती है उसको समझने का प्रयास किया। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। आगे ऐसे ही हम इस बुक को कंप्लीट करते रहेंगे, नई नई चीजें जानेंगे। ओनली आईएएस के साथ बने रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।